हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक यार इस अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं प्रकाश चावड़ा, बीई फ्रॉम एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज कोल इंडिया सेलेक्टेड, यूपीएससी इंटरव्यू 4 टाइम्स आरएस मेंस एक्सपीरियंस्ड। मित्रों, सबका हार्दिक अभिनंदन है। आरएस प्री 2023 के लिए हम तैयार हो रहे हैं और दिनों दिन मेहनत करते जा रहे हैं मित्रों। और मेरी जो ये सीरीज़ है जिसमें मैं ये बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर कितने इम्पोर्टेंट है नए पेपर के लिए। अभी तक देखो 91 का पेपर मैंने बताया आपको, 93 का बताया, 5 का बताया, 6 का बताया एंड 98 का बताया, देन आपका 2000 का बताया। आज हैं पेपर 2003 के पेपर में से 2021 में कितने क्वेश्चंस मिले थे उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सुनो, अभी तक अगर आप सारे क्वेश्चंस ऐड करोगे तो लगभग 30-31 क्वेश्चन तो मैंने 2003 तक पहुंचते पहुंचते बता दिए। और पार्टी तो अभी बाकी है मेरे दोस्तों, अभी तो मेन पेपर तो अब आने हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट 50 तक आंकड़ा अपना पहुंच जाएगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं सर सवाल आए हुए तो नहीं है। मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं पिछले सालों से, कुछ तो सीधे आए हैं बट कुछ उनकी व्याख्या में से हैं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा टेलीग्राम चैनल जो है RS अड्डा नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाके फटाक से ज्वाइन कर लेना। क्या है इस टेलीग्राम पर? क्या मैं आपको सी बना रहा हूँ? मैं सी नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको आई बना रहा हूँ, इंटेलिजेंट बना रहा हूँ। इस चैनल पर आपको नंबर फर्स्ट पिछले सालों के जितने भी पेपर हैं उन सब की हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेटेड विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन मैंने क्या दे रखी है, पीडीएफ दे रखी है। इन सारे पेपर्स में, जिसमें अभी तक 5-6 पेपर मैंने लाइव अनअकैडमी पर क्लासें ली है, उन सारी क्लासों के लिंक पड़े हैं। 3-3 घंटे की क्लास हैं, आप चाहें तो उन्हें देख भी सकते हैं, वीडियो सॉल्यूशन है। हो सकता है ये जो पेपर की पीडीएफ्स हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिस्टेक हैं, मैंने वहां पर करेक्ट करवाए। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली 2 क्लासेस के लिंक मिलते हैं और ये क्लासें पूरी तरह से फ्री है, एमसीक्यूज क्लासें हैं। अनअकैडमी पर सुबह मेरी 8 बजे होती है राजस्थान जीके एमसीक्यू की क्लास। 5000 क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ और 50 में से 40 क्वेश्चन पक्के बनेंगे साहब। रात 9 बजे इंडियन पॉलिटी की क्लास है और उसमें से मैं लगभग 3000 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इंडियन पॉलिटी प्लस राजस्थान पॉलिटी। और इसमें से भी 15 से 17 क्वेश्चन जो आते हैं फ्री में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहीं से आएंगे। और मित्रों, इस चैनल पर पड़ा है आपका इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट पीडीएफ की, कोई भी किताब लाने की आपको जरूरत नहीं है, आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ओके। और मित्रों, क्लासेस आप लेवें, सुबह एक क्लास होती है, एक रात को क्लास होती है। मैं रोज के 100-150 एमसीक्यूज करवा देता हूं। अब इसके अलावा आपको क्या चाहिए? दिन भर पढ़ो आप आराम से बैठ के, है ना। तो बात करते हैं हम इस चीज पर। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं 9950496952। आप न्यू हैं तो डायरेक्टली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे थोड़ी सी जानकारी, ज़्यादा नहीं है, 4-5 बार मैंने भी ये मेरा 5वां अटैम्प्ट है मित्रों। अब आप कहोगे सर आपने कौन सा चांदना कर दिया। मैंने तो बहुत चांदना किया है और भी करते रहेंगे, क्योंकि मैं थ्रू आउट यूपीएससी का कैंडिडेट रहा हूँ। इसमें अब उतरा हूँ और इस बार फाड़ेंगे, मैं भी आप ही के साथ हूँ, टेंशन मत लीजिए। तो मुझे जो 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपको हो सकता है आपके इस जर्नी में थोड़ी सी हेल्प कर सकूं, यही उद्देश्य है। कोई कोर्स में बेच नहीं रहा हूं, कोई टेस्ट सीरीज मेरी है नहीं, वो सब फर्जी बातें हैं। ना तो आपको अब कोई कोर्स लेना चाहिए, ना कोई टेस्ट सीरीज। आप अपने हिसाब से पढ़ते रहें और मजे करते रहें। आओ, तो आरएस प्री 2023 के लिए 2003 के पेपर में से मोटा मोटी 2 क्वेश्चंस मुझे ऐसे मिले हैं जो 2021 में इनडायरेक्ट आए हैं। ये तो डायरेक्ट आया है, ये इनडायरेक्ट आया है। कैसे इनडायरेक्ट आया है बताता हूं। देखो, क्वेश्चन था 2021 में ए सीरीज का क्वेश्चन नंबर 9 कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसे हम कहते हैं भारतीय विज्ञान संस्थान। क्या कहते हैं? भारतीय विज्ञान संस्थान। कहां पर है ये बेंगलुरु में है, ध्यान रहे, बेंगलुरु में है। अब ये सवाल जो है, इसका आंसर तो सीधा है। 1909 में जमशेदजी टाटा, इनके सानिध्य में ये इंस्टीट्यूट स्थापित हुआ था। पूरी कहानी में बताऊंगा। लेकिन 2003 के पेपर में एक क्वेश्चन है मित्रों। क्वेश्चन ये है
TIFR, TIFR फुल फॉर्म है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पेपर खोलो अभी जाके देखो। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। जब आप इसकी व्याख्या पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर उसमें आ जाएगा। व्याख्या पढ़नी है हर क्वेश्चन की, पिछले सालों के पेपर की। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। और कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी मित्रों आपकी बम्बई में, बॉम्बे में। 1 जून 1945 को ये स्थापित हुआ था बॉम्बे में। और इसकी स्थापना में भी टाटा ग्रुप का ही योगदान था। और IISC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना में भी टाटा ग्रुप में टाटा ही थे, जमशेदजी टाटा। पहले कौन बना इन दोनों में? ऑब्वियस से पहले ये बना, ये 1909 में बना, ये 1945 में बना। जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो 2003 के पेपर में है, उसमें मित्रों उसकी व्याख्या में एक थोड़ी सी चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये 1945 की बातें हैं। और इस समय जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे उनका नाम था JRD टाटा। JRD टाटा, जहांगीर रतनजी दोराबजी टाटा, ये फुल फॉर्म है JRD टाटा की। तो JRD टाटा ने फाइनेंशियल मदद दी और TIFR की स्थापना में फाइनेंशियल हेल्प JRD टाटा की थी, टाटा ग्रुप की थी। और इसके जो पहले निदेशक बने थे, मैन जो करता धरता थे मित्रों, वो थे होमी जहांगीर भाभा। किसके स्थापना में? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो 2003 के पेपर में क्वेश्चन था, है ना। अब यहां से क्वेश्चन आता है, होमी जहांगीर भाभा जो भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के मेन लीडर थे, इन्हीं के सानिध्य में हमने एटॉमिक एनर्जी पर काम स्टार्ट किया। तो ये तो बातें थी TIFR की। जब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं TIFR की जो 2003 में है, उसके लास्ट में एक सेंटेंस आता है कि 1900 आज़ादी से पहले तक, ध्यान रखना, मतलब ये 45 में स्थापित हुआ, 1947 में हम आज़ाद हुए। तो इन 2-3 सालों तक इसका जो प्रबंधन है, किसका? TIFR का प्रबंधन कौन संभाल रही थी? IISC संभाल रही थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो जैसे इसका कनेक्शन इससे बैठता है ऑटोमेटिक, अगर ये एक लाइन भी पड़ी हुई है उसकी व्याख्या में से कि भाई इसकी स्थापना में किसकी? TIFR, जो 2003 में क्वेश्चन है कि इसके शुरुआती चरण में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के शुरुआती चरण में मैनेजमेंट किसका था? वो इसी का था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और वहां पे साफ लिखा हुआ है कि इस ब्रैकेट में स्थापित बाय जमशेदजी टाटा। तो अगर इसकी व्याख्या पढ़ के जाते तो मजाल है कि ये सवाल आपका गलत होता। भाई साहब माई का लाल आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं करवा सकता। बस तकलीफ ये है मित्रों कि हम क्वेश्चन सिर्फ ऊपर ऊपर से देख के जाते हैं, ABCD अबसद पढ़ के चले जाते हैं, उससे कुछ भी नहीं होना है। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं कि पिछले सालों के पेपर अगर ढंग से आपने लगा लिए विद डिटेल्ड व्याख्या, ये 2500-3000 सवाल आपने तैयार कर लिए, 30 तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, सवाल जाएंगे 40 से 50 तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कैसा भी पेपर हो भले घुमा फिरा के, बिल्कुल। तो मित्रों, हाँ, तो इसकी व्याख्या के अंदर लिखा हुआ है कि इसका शुरुआती मैनेजमेंट IISC स्थापित बाय जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। तो ये जब इतनी व्याख्या आप पढ़ लेंगे 2003 वाले पेपर की और इस बार 21 वाला पेपर देते, ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक हल हो जाता आपका। आओ थोड़ा सा IISC के बारे में डिस्कस करते हैं। 3 इडियट देखी ना आपने? 3 इडियट में इसी इंस्टीट्यूट के बारे में। मित्रों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आज लगभग 113 साल हो गए ना इसको, 113 क्या, 1909 2009, हाँ, लगभग आपके 113 साल पुराना इंस्टीट्यूट है। और ये इतना प्यारा इंस्टीट्यूट है मित्रों कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज़ भी कई मामलों में इससे पीछे हैं। एक रैंकिंग आती है, यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग, QS रैंकिंग में कई स्टैंडर्ड्स पर ये कई यूरोपियन यूनिवर्सिटी का भी बाप है मित्रों, इतना तगड़ा इंस्टीट्यूट है। तो ये इंस्टीट्यूट कैसे बना था, क्या जर्नी थी, इस पर अपन अभी चर्चा कर रहे हैं।
5 मिनट मुझे दीजिए बस। देखो हुआ क्या था मित्रों, जमशेदजी टाटा, टाटा समूह के एक तरह से लीजेंड कह सकते हैं, जमशेदजी टाटा के मन में, देखो आज भी टाटा ग्रुप जो है, बाकी देखो अंबानी भी है, अडानी सब है, पर टाटा ग्रुप एक अपनी विश्वसनीयता के कारण जाना जाता है कि भी टाटा समूह जो रियल में देश के लिए कुछ करता है। आज डिफेंस में जितने भी आप ट्रकें देख लो, बड़े बड़े हैवी ड्यूटी व्हीकल्स देख लो, सब टाटा समूह की देन है। तो जमशेदजी टाटा ने 1890 में ही अपने मन में ये सोच लिया था कि यार ऐसा कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो आगे आने वाली पीढ़ियों को तैयार कर सके। और इसीलिए उस समय तो अंग्रेजों की सरकार थी, तो 1890 में जब ये विचार इन्होंने अंग्रेज सरकार के सामने रखा, तो अंग्रेज सरकार ने कहा मोस्ट वेलकम, आप करिए। तो उस समय ये सीधे मैसूरू के जो राजा थे, मैसूरू की महारानी उस समय राज कर रही थे, और उनके एक छोटे पुत्र थे जिनका नाम था कृष्ण राजा वाडियार, कृष्णा राजा वाडियार, वाडियार वंश का शासक। याद करिए ये बातें टीपू के बाद की हैं। 1799 में टीपू सुल्तान शहीद हो चुके थे, और 1890 की बातें, 100 साल बाद की बातें कर रहा हूँ। वाडियार वंश का वापस शासन हो चुका था। वाडियार शासकों ने, याद करिए, सहायक संधि कर ली थी अंग्रेजों के साथ में। तो इस वाडियार राजा ने लगभग 371 एकड़ जमीन दी जमशेद जी को कि ले जाओ भाई, और लगभग सारा खर्चा इस वाडियार शासक ने दिया। बस शर्त यह है कि ये हमारे मैसूरू में होना चाहिए। मैसूरू आज का कर्नाटका, उस समय का मैसूरू था, तो ये कर्नाटक में होना चाहिए। तो जमशेद जी ने कहा डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मित्रों इस तरह से इस संस्थान की स्थापना होती है। लेकिन मित्रों 1904 में ही जमशेद जी टाटा का निधन हो जाता है। हालांकि ये कार्य आगे चलता रहता है, और 1909 में इस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की जाती है। इतना याद रह जाएगा, बिल्कुल 27 मई 1909 को। और इसके जो पहले डायरेक्टर बने थे एक बहुत ही बड़े रसायन शास्त्री जिनका नाम था मित्रों मॉरिस ट्रेवर्स या मॉरिस ट्रेवर्स। तो मॉरिस ट्रेवर्स इसके पहले जो है वो डायरेक्टर बनाए गए। आई होप इतना क्रिस्टल क्लियर है। बिल्कुल, जस्ट ए मिनट मित्रों। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट, हाँ जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, वो है नागरिक अधिकार पत्र, जिसे अपन सिटीजन चार्टर कहते हैं। 2003 के पेपर में सिटीजन चार्टर शब्द आया है, और उसको अगर ढंग से आप पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल लॉलीपॉप था। और ये टॉपिक पॉलिटी के अंदर डाला हुआ, प्री के सिलेबस को देखना, और उसमें अगर किसी ने, मैं तो क्यों, कुछ पढ़ा ही नहीं है सिटीजन चार्टर के बारे में, वो कुछ भी नहीं जानता है। बैंक तो जाते हो, बैंक जाते हो या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस जाते हो, PWD ऑफिस जाओ, जैसे ही आप एंटर होते हैं साइड में एक बोर्ड लगा रहता है, और उस बोर्ड के ऊपर लिखा होता है नागरिक अधिकार पत्र या सिटीजन चार्टर। तो सिटीजन चार्टर है क्या? अरे कुछ भी नहीं, लॉलीपॉप। सिटीजन चार्टर का मतलब ये है, जैसे मैं मान लीजिए कोई संस्था चला रहा हूँ, है ना, और मुझसे कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, मेरे ग्राहक हैं, और भी कई सारे आम नागरिक हैं। तो मैं आम नागरिकों को क्या क्या दे रहा हूँ, कौन कौन सी सेवाएं उन्हें दे रहा हूँ, उसका ब्यौरा मैं दूंगा। उस पट पे लिखा हुआ होगा लिखित में कि ये सेवाएं हम नागरिकों को देते हैं। अगर किसी नागरिक को कोई समस्या आई तो उसका समाधान का तरीका ये होगा, यानी कि ग्रीवेंस सिस्टम, पब्लिक ग्रीवेंस सिस्टम, शिकायत निवारण तंत्र। इसके साथ साथ मित्रों और भी कई सारी चीज़ें कि किस तरह से हमारा जो है वो हम ग्रो करेंगे, किस तरह से ग्राहकों की पूंजी जो निवेशित है, मान लो कोई शेयर मार्केट से जुड़ी हुई कंपनी है, कि हम शेयर होल्डर्स का पैसा हम संरक्षित रखेंगे। ऐसे करके कुल 6 स्तंभ हैं। तो एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि नागरिक अधिकार पत्र का मतलब सीधा सा है कि कोई भी कंपनी अपने ग्राहकों को या नागरिकों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये बता रही है, लिखित में एक पट लगा रहता है ऑफिस में, जिसमें ये बताती है कि भाई ग्राहकों को हम कौन कौन सी सेवाएं दे रहे हैं, और किसी ग्राहक को अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान हम कैसे करेंगे, उसकी समस्या का निवारण कितने दिनों में करेंगे, वो सारा सब कुछ लिखित में एक पट पर लिखा रहता है।
तो ये जो मित्रों नागरिक अधिकार पत्र है, अब उसके बारे में बोला है कि इनमें से कौन सी बात उसमें शामिल नहीं है। अगर आप बिल्कुल छठी क्लास में पढ़ रहे हैं तो भी इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते थे। मैं आता हूं, लोक अभिलेख की अपेक्षा, मतलब ये पब्लिक रिपोर्ट, कोई भी संस्था क्या अपने बारे में सिटीजन चार्टर में ये अभिलेख के रूप में बताएगी कि हम क्या कर रहे हैं, तो यही तो मैंने बताया अभी, बिल्कुल बताएगी। बिल्कुल प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण होगा, उसमें होगा ही होगा। और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों और प्रचारित करना, बिल्कुल बैंक बताएगा कि अभी आप एफडी करवाते हैं तो इतना इंटरेस्ट मिलेगा, आप ये करते हैं तो ये मिलेगा, यानी कौन कौन सी सेवाएं दे रहे हैं उनको कैसे वो प्रमोट करेंगे। लेकिन एक ऑप्शन ऐसा था जो पढ़ते ही समझ में आ जाता है, अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान। अब आप सोचो, आप बैंक में गए, क्या आप बैंक के ग्राहक हैं, क्या आपको ये अधिकार है कि आप बैंक के अंदर घुस जाएंगे और उनके सारे जितने भी रजिस्टर है उनको खंगालने बैठेंगे, बताओ तुमने क्या किया, अरे बताओ आज कितना केस आया, क्या ये तुम कर सकते? ये अधिकार है क्या? मतलब इस क्वेश्चन का एक ये बेसिक क्वेश्चन था जिसको किसी भी किताब से नहीं उठाया गया, सिंपल वे में आप इसका आंसर दे सकते थे मित्रों। तो इसका सीधा आंसर था कि निरीक्षण का अधिकार नहीं है। ये सिटीजन चार्टर में कहीं नहीं लिखा है कि तुम ग्राहक आ जाओ और देखो हमारे रजिस्टर उठा के कि हम क्या कर रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो ये ऑप्शन देखते ही मित्रों आप कैंसिल आउट कर सकते थे, सीधा सिंपल सा आंसर था। बाकी ये 6 पॉइंट लिखे हुए हैं, इन 6 पॉइंट को आप एक बार कॉपी में नोट कर लेना कि क्या क्या है। मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। हर संस्था अपना विजन बताएगी कि हम क्या कर रहे हैं। हर संस्था अपने कारोबार के बारे में बताएगी कि किस कारोबार से वो जुड़ी हुई है। हर संस्था ग्राहकों का ब्यौरा रखेगी कि कितने ग्राहक हैं, किस टाइप के ग्राहक हैं, और ग्राहकों को उपलब्ध करवाई गई सेवाएं, संस्था ग्राहकों को कौन कौन सी सेवाएं दे रही हैं, और उनका शिकायत निवारण, अगर किसी ग्राहक को कोई समस्या है तो शिकायत का निवारण कैसे होगा, और ग्राहकों की प्रत्याशाएं, मतलब ग्राहकों से वो क्या उम्मीद करते हैं कि ग्राहक कैसा व्यवहार करेंगे, ग्राहकों के उत्तरदायित्व क्या होंगे। ये 6 पॉइंट हैं जिनको आपको अपने गांठ बांध लेना है, 1 2 3 4 5 6, जो सिटीजन चार्टर के आधार हैं। दुनिया में पहला सिटीजन चार्टर इंग्लैंड में लाया गया था मित्रों 1991 में, जब वहां के प्रधानमंत्री जॉन मेयर थे। ये भी याद रखना, जॉन मेयर जब इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे तब वहां पर ये सिटीजन चार्टर का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो ये 2 क्वेश्चन थे जो 2003 के पेपर से सीधे छपे हैं, किसमें, 2021 में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सीरीज मैं लास्ट तक चलाऊंगा, अभी मैथ रीजनिंग आया नहीं है, क्वालिटी अभी ढंग से आई नहीं है, अभी देखते जाएं आप कितने सवाल मैं निकाल के दे दूंगा जो सीधे सीधे फंसे हैं पुराने पेपर से। ये मेरी गारंटी, मैं ले जाऊंगा ये आंकड़ा 50 तक। कुछ लोग शायद मेरी बात को फेंक भी मानते होंगे, फेंक वही मानेंगे जिन्हें रियलिटी नहीं पता है। और एक बात मैं और कहूँगा मित्रों, अगर आप नए हैं तो आरएस का सपना जरूर देखें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आरएस आपकी जवानी मांगती है, बिल्कुल जवानी मांगती है, और कम से कम लाइफ के 2 से 3 साल मांगती है। मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आते हैं, सर हम यहाँ से हैं, हम ऐसे दे रहे हैं। ये आपके मन में उद्वेग आया है कि यार फॉर्म भर दिया तो फ्री निकाल लेंगे, और फ्री निकालने से क्या, फ्री के बाद में तो आप फ्री हो जाओगे पूरे। मेंस तो भाई साहब खपीड़ मोटा चॉइस सब्जेक्ट है, उसमें 24 सब्जेक्ट इन मेंस एग्जामिनेशन, तो उसको भी करना है अच्छे से। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आप करो, जम करके तैयारी करो, मैं भी आपके साथ हूँ। और मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई है कि आरएस प्री कैसे क्वालिफाई करें 50 दिन में, उसका लिंक भी यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी अच्छे से देखना आप लोग, मज़ा आ जाएगा। ऐसी स्ट्रेटेजी राजस्थान में आपको कहीं नहीं मिलेगी, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी है, और उसको फॉलो का अगर आपने कर लिया, उसमें मैंने यही बताया कि इकोनॉमिक सर्वे तैयार करो, 15 सवाल वहाँ से आएंगे। मूमल ले आओ करंट अफेयर की, 15 सवाल वहाँ से आएंगे, डंके की चोट से कह रहा हूँ। दिशा पब्लिकेशन वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ले आओ, राजस्थान जीके के 50 में से 40 सवाल 100% सही होंगे। और एक और क्या बच गया, हाँ, पिछले सालों के पेपर जो मैंने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, 30 से 35 सवाल यहाँ से मिलेंगे। टोटल सवाल जोड़ोगे तो सवाल जाएंगे आपके लगभग 100 के आसपास, यानी 133 नंबर। तो ये 4 पॉइंट कवर कर रहे हैं। अब कह रहे हो फ्री नहीं होगा, भाई साहब मजा ले गया।
तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। चैनल को देखो, आप सब्सक्राइब करोगे, आगे शेयर करोगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा, और मैं अगर मोटिवेट होऊंगा तो मेरे दिल में कई सारे राज हैं RS और IS के रिगार्डिंग, सारे निकालूंगा धीरे धीरे। ओके मित्रों, बाय बाय, टेक केयर।